हेलो एंड वेलकम बैक टू इन साइंस। आज हम एक नया सा लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये क्लास 10th CBSE का टॉपिक जो है 5th टॉपिक शायद, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका पार्ट 3 लेक्चर है। तो इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बिकॉज़ ये एंडिंग पार्ट है इस पूरे टॉपिक का। हमने हिस्ट्री जान ली, उसके बाद हमने पोजीशंस जान ली। अब हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एक टाइप से कहना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इजी भी कह सकते हैं हम, और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल भी है ये। वैसे अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद करने को बोली जाए तो ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है वैसे आप लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ ये टॉपिक था। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ थोड़ी जान ली थी, वैलेंसी वगैरह। वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज़, रेडियस कितना होगा, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी थी। यू आर वॉचिंग इन साइंस, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से देख रहे हो तो हिट द लाइक बटन और शेयर भी कीजिए। तो अब हम सीधा टॉपिक में घुसने वाले हैं, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते बिकॉज़ आज ये टॉपिक होने वाला है ख़त्म। उसके बाद एक नया टॉपिक चालू होगा, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये एक एंड पार्ट की तरह लेंगे भी, और ये थोड़ा सा ठीक से पढ़ने वाले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं बच्चे, एंड टॉपिक को थोड़ा सा, एंड के जो सब टॉपिक्स होते हैं थोड़े एंड के सब टॉपिक्स, उनको थोड़ा इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन एग्जामर उसमें से ही सवाल ला लेता है। तो आपको इस चीज़ में नहीं जाना, आपको हर टॉपिक को इक्वली पढ़ना है। स्टार्टिंग एक तो काम कर सकते हो कि लास्ट टॉपिक से स्टार्ट करो। एक बार आपने पढ़ लिया हो तो लास्ट टॉपिक से स्टार्ट करो और फिर फर्स्ट सब टॉपिक तक आ जाओ। तो ऐसा कर सकते हो आप, ताकि आपके लास्ट टॉपिक्स भी अच्छे से रिवाइज होते जाएं। तो विद दैट let's start the lecture. As we can see, the metals like sodium and magnesium are towards the left hand side of the periodic table, while the non-metallic like sulfur and chlorine are found on the right side. In the middle, as we have silicon, which is classified as semi-metal or metalloid because it exhibits some properties of both metals and non-metals. तो मैं आपको periodic table ड्रॉ करके दिखाता हूँ कहाँ क्या क्या आता है। देखो, कुछ इस तरीके से अपना पीरियोडिक टेबल होता है, कुछ इस तरीके से जो मैंने लास्ट में भी आपको पढ़ाया था। तो कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल है हमारा, और इस पीरियोडिक टेबल में जो है आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है कि सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ये लेफ़्ट साइड है अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये लेफ़्ट साइड होती है, जब मैं वीडियो एडिट करूँगा तो शायद मुझे पता नहीं चलेगा कि ये लेफ़्ट है या राइट है। तो और ये राइट साइड हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ आपको Na, Mg ओवरऑल मेटल्स जो है, आपको मेटल्स मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, मेटल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी तरीके से आपको जो है नॉन मेटल्स जैसे सल्फ़र, क्लोरीन, जो नॉन मेटल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, नॉन मेटल्स। और जो मेटलॉइड्स है या फिर सेमी मेटल्स है तो वो आप लोगों को कुछ यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाने वाले हैं। यहाँ पर भी, यहाँ तो बहुत सारे हेवी मेटल्स आपको पाए जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। तो मेटलॉइड्स कैसे होते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेटलॉइड्स जैसे गैलियम ले लो, तो गैलियम जो है इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर आपने आयरन ले लिया और गैलियम ले लिया ना, तो गैलियम आपको लिक्विड में मिलेगा, मर्क्यूरी आपको लिक्विड में मिलेगा। उसी तरीके से सिलिकॉन जो एक नॉन मेटल है वो आपको कंडक्ट करता हुआ दिखेगा इलेक्ट्रिसिटी। आपके जो फ़ोन्स है, ये लैपटॉप है, ये टैबलेट है, उसके अंदर जो है आपको सिलिकॉन की चिप्स मिलती है।
देखो तो फिर हमें क्या पता चल जाता है कि सिलिकॉन एक नॉन मेटल होके मेटल की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। और जो मर्क्यूरी है या फिर गैलियम है, मर्क्यूरी आपको थर्मामीटर में मिल जाएगा पुराने वाले, तो मर्क्यूरी गैलियम जो है वो मेटल होके नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, इसलिए इनको मेटलॉइड्स कहते हैं या फिर सेमी मेटल्स कहते हैं। एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो दोनों की प्रॉपर्टीज ये मेटलॉइड्स एग्जिबिट करते हैं। A zigzag line separates the metal from the non-metal. The borderline elements are boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium are intermediate in the properties and called as metalloids or semi-metals. देखो मैंने कहा था इस पे सवाल ज़रूर आ सकता है, तो कौन कौन से हैं वो हम 1 मिनट में जान लेते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और कौन सा है आर्सेनिक। यहाँ पे कुछ बाहर मुझे इंजरी हुई है। आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, NiUm। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं थोड़ी थोड़ी, और ये खुद में ही कंफ्यूज है कि भाई ये एक तो हम मेटल है या हम नॉन मेटल है। तो कुछ इस तरीके के ये आपको मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स मिल जाएंगे। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है वो मैं बता दूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब एक फोर्स है जिस फोर्स से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, तो देखो कुछ इस तरीके से एटम होता है, तो उस फोर्स से, जिस फोर्स से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को एटम का न्यूक्लियस अपनी ओर खींच लेता है, जैसे वो इंक्रीज हो जाएगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। जैसे जैसे फोर्स बढ़ जाएगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा, तो बाहर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। अब देखो जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे ज़्यादा शेल्स मिलेंगे, तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनको और न्यूक्लियस को कांटेक्ट में आने के या फिर फोर्स लगाने के लिए बहुत सारे शेल्स के बाहर है, काफ़ी ज़्यादा फार है। और ये इसका मतलब क्या कि इनका और इनके न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो फिर ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा इन कंपैरिजन विथ ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर हाइड्रोजन के नीचे वाला मतलब लिथियम इतना इजीली, अब वो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो हम 1 मिनट के लिए पोटेशियम ले लेते हैं और फिर लिथियम ले लेते हैं। तो पोटेशियम के पास है 3 शेल्स, और जो हाइड्रोजन लिथियम है, लिथियम के पास सिर्फ 2 शेल्स है। नहीं, पोटेशियम के पास 4 शेल्स होंगी शायद। तो देखो इसका 1 इलेक्ट्रॉन और लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन, अगर इन और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस अगर हम कंपैरिजन करें किस में ज़्यादा फोर्स होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा, इसलिए इसका साइज़ भी छोटा होगा। और इसका ज़्यादा फोर्स नहीं होगा बिकॉज इसके बीच में भी शेल्स आते हैं ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा फार अवे हो जाता है, इसलिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होगा, लेकिन इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा ऊपर, और ग्रुप में नीचे जैसे आओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको कम होता हुआ दिख जाएगा। Therefore, these new electrons can be lost easily. Hence, metallic character decreases across the period and increases down the group. तो देखो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अगर आपको मेटेलिक कैरेक्टर जानना है, तो अगर आप पीरियड में जाओगे ना, ऐसे
पीरियड में, तो वहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर आपको डिक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो वैसे वैसे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग होता जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन डाउन द ग्रुप आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही कम होता हुआ दिख जाएगा। इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर जो है मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। तो देखो मेटल्स जो होते हैं जो आपको पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे दिख जाएंगे ना, इनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद दीज। तो इन लोगों की जो नॉन मेटल्स है इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब ये आपको ध्यान में रखना है। मेटेलिक कैरेक्टर मेटल्स शो करेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटल्स शो करेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे फ्लोरीन का भी एक ग्रुप दिख जाता है जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेता है, बिकॉज इसकी लेने की क्षमता है, और इसका एक हाइड्रोजन लिथियम या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसका मतलब इनकी देने की क्षमता ज़्यादा है। कार्बन जो बीच में आ जाता है वो कंफ्यूज्ड है कि मैं लूँ या मैं दूँ इलेक्ट्रॉन, तो इसका सॉल्यूशन कार्बन ये निकाल लेता है कि मैं कोवैलेंट बॉन्ड्स करूँगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप उसी के साइड में आ जाओ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी कुछ हद तक आपको दिख जाएगा कि वो कोवैलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, लेकिन आपको कई सारे कार्बन के नाइट्रोजन के भी ऐसे बॉन्ड्स मिल जाएंगे जो लेने से या फिर देने से बने हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से आयोनिक कैरेक्टर जो है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है वो भी कुछ इस तरीके से डिटरमाइन आप कर सकते हो। वैसे ही मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा सा एरो निकाल के दिखा देता हूँ। मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ से यहाँ पे कम होता हुआ दिख जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। चलो, यहाँ से यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता हुआ दिख जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज़ होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ती हुई दिख जाएगी। बस यही है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये अगर मैंने अभी ये जो 10 मिनट में पढ़ाया है ये अगर आप 3-4 बार अच्छे से देख लो तो आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। एज द ट्रेंड, रुक जाओ, हाँ, एज द ट्रेंड इन द electronegativity shows non-metals are found on the right hand side of the periodic table. Non-metals are found on the right hand side. देखो राइट हैंड साइड में आपको नॉन मेटल्स मिल जाएंगे। द टेबल टूवर्ड्स द टॉप। These trends also help us predict the nature of oxides formed by the elements, because it is known to you that the oxides of metals are basic and that of non-metals are acidic. ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड्स ऑफ metals are what? Oxides of metals are basic. Oxides of non-metals are acidic. तो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या कि एक प्रॉपर्टी है जो आपको जब आप किसी पीरियोडिक टेबल में देखो, चलो ये पीरियोडिक टेबल है कुछ इस तरीके से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख जाएगी इस साइड में इन कंपैरिजन टू दिस साइड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको शायद 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से समझ में आए, आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं बन जाती, आपको शायद इस पर कोई सवाल भी ना आए। लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली है क्या, या फिर चलो हम 1 मिनट में यहीं पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, पर फिर भी मैं 1 मिनट में आप लोगों को बता देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। हाँ, तो अभी मैंने
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपके लिए क्रोम से डाउनलोड कर ली है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से, मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके खुद की तरफ। देखो अब ये सिमिलर चीज़ आपको कहाँ पे देखने को मिल जाती है, नॉन मेटल्स में। तो फिर ये मोस्टली नॉन मेटल्स के लिए ही प्रॉपर्टी होगी, बिकॉज हम एग्जांपल लेके चलते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो और आयोडीन, ये ग्रुप लेके चलते हैं जो आपको किसी भी पीरियोडिक टेबल में, देखो ऐसा पीरियोडिक टेबल होगा तो आप लोगों को जो है ये ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आसानी से। तो ये ग्रुप, और हमने ये भी जान लिया है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड में आती है। तो फ्लोरीन जो है ना, उसके अंदर होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 प्रोटॉन्स और 9 न्यूट्रॉन्स। तो हम वो एटम ड्रॉ करके देख लेते हैं। 9 मतलब अंदर वाले शेल में कितने आ जाएंगे, अब बताओ चलो, 2, और बाहर के शेल में आ जाएंगे 7, 6, 7। अब यहाँ पे इसको ज़रूरत कितनी है ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ले, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ एटम और एन फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। समझ रहे हो? तो फिर यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे इस साइड में, तो ये लोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा गया है। और एज द ट्रेंड इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो, नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में ही आपको देखने को मिल गए हैं ये लोग। तो ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। अब आपको आई होप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समझ आ गई है। काफ़ी ज़्यादा इजी चीज़ें हैं वैसे इस टॉपिक में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शायद आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पहली बार शब्द सुना हो तो आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा, या फिर किसी और टीचर ने या फिर स्कूल के टीचर ने इतना अच्छा नहीं पढ़ाया होगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ये थोड़ा सा हायर एंड टॉपिक है और ये समझने के लिए आपको कई सारी चीज़ें आनी चाहिए, कई सारे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो आप 11th में पढ़ोगे तो वो आने चाहिए। तो इसलिए टीचर्स शायद ये ना पढ़ाए, लेकिन चलो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बता दी कि ऐसी टेंडेंसी जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये सिर्फ नॉन मेटल्स में ही सबसे ज़्यादा मिलेगी, इसलिए तो नॉन मेटल्स आर यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते ही है। चलो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग विन साइंस। चैप्टर हो गया है ख़त्म, एंड चलो इसी मौके पर यू आर वॉचिंग विन साइंस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैंने ये सब लिख के लिया है कल स्लाइड्स में, और अगर आपको इस लेक्चर से वैल्यू मिली है, जो कि मिली है, तो फिर कमेंट्स में बताइएगा और क्या पढ़ना चाहते हो। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो इफ़ यू गाइज आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द विन साइंस।